बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हिना न्याजी। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका और हमारा साथ रहेगा अगले 2 घंटे के लिए और आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 सितंबर के हवाले से एक स्पेशल शो। आज ही यौम दिफाए वतन मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और रिवायती तौर पर जो सुबह का आगाज़ है वो तोपों की सलामी से होता है और फिर उसके बाद जो हमारी अहम शख्सियात हैं, इलामा इकबाल हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, इनके मज़ारों पर गार्ड्स की पुरवकार तकरीब होती है और वो सब मनाजिर भी ज़ाहिर है सुनो न्यूज़ ने अपने नाजरीन तक बराह रास्त पहुँचाए हैं। और फिर अब ये 2 घंटे हमारे साथ आप होंगे और हम यही तवक्को करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि आज कुर्बानी और दिफाए वतन का जो जज्बा है उससे सरशार हैं हम भी और जो हमारे साथ मेहमान होंगे वो भी। तो भरपूर आज जो है वो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे और अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे ये वाला। और हिना, वैसे आज आप लग रहा है कि आप पूरी तैयारी में आई हैं, पूरा भरपूर जज्बे के साथ आई हूं। वही अगर आप थोड़ी सी इंट्रिकेट डिटेल्स पे फोकस करें तो ज्वेलरी से लेके जूतों से लेके दुपट्टा, हर चीज़ मैंने जो है ना प्रॉपर अपना वार्डरोब इस दिन की मुनासबत से प्लान किया हुआ था और मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये पहनूंगी। और अगर हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें तो एक अच्छी बात से करेंगे और ये अच्छी बात है कायद आज़म की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हम जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सहना, कुर्बानियाँ देना सीखेंगे उतनी ज़्यादा पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम की हैसियत से उभरेंगे। और हमने अक्सर ये बात सुनी है कि सोना जो है वो आग में तपकर कुंदन बन जाता है, इसलिए हम जितनी ज़्यादा अपने वतन के लिए कुर्बानियाँ देना सीखेंगे, अपनी जान जो है वतन पर निसार करेंगे, उतना ही हमें ये जज्बा जो है और ज़्यादा मजबूत होगा। और इसी मुनासिबत से अल्लामा इकबाल का एक शेर है जी कि बातिल से दबने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। क्या बात तो है। ये शेर जो है आज की मुनासिबत से बिल्कुल सही बैठता है कि एक और शेर भी हो जाए। और मैं ना आपकी पोएटिक अगर उसकी बात को डिक्शन की बात करूं तो आपके पास हमेशा बहुत अच्छे मौके की मुनासिबत से शेर तैयार होते हैं। तो कुछ और भी अगर है तो हमारे देखने वाले नाजरीन को एक और शेर सुनाया जाए, एक और शेर सुनाया जाए। अर्ज किया है जी कि सुबह के नूर में लिपटा तोपों का धुआं यूं मेरे घर के बामो दर से टकराया था, वाह, जैसे भोंचाल की हैबत का पैगंबर बनकर कोई लावा किसी वादी में उतर आया था। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और अगर हम बात करें 6 सितंबर 1965 को, तो आज के दिन भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर हमले के लिए रात की तारीकी में बैनुल अक़वामी सरहद अबूर करने की कोशिश की। ताहम पूरी कौम जो है और पूरी तरह से जो हम अपने जवानों की बात करते हैं, मुसल्लह अफवाज की बात करते हैं, उन्होंने कौम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। यौम दिफाए पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इस अज़्म के साथ मनाया जाता है कि अर्ज़ वतन पर किसी किस्म की कोई भी आंच ना आने दें और दुश्मन के अगर दुश्मन की साजिश की बात करें, उनके नापाक इरादों की बात करें तो उसका डट कर मुकाबला करें। बिल्कुल। और आज का दिन इस अज़्म का इजहार भी है कि कौमी परचम के साए तले सब एक हैं। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद पड़ता है ना कि बचपन से ही जब भी यौम दिफा आया करता था और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट होता था। क्योंकि स्कूल टाइम से ही जो टेलीविज़न पर चला करते थे, मेजर अजीज़ शहीद भट्टी जो है उनकी मुनासिबत से एक टेलीविज़न पर एक ड्रामा चला करता था। हाँ जी। और वो बचपन में बहुत देखते थे हम। फिर अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर उनसे कहानियाँ सुनते थे कि जी हुआ क्या था और वो क्या कर रहे थे तब। सारी वो जो है ना नॉस्टैल्जिया उनको भी होता था। फिर अगर मिली नगमों की बात करें तो मिली नगमों का एक सिलसिला हुआ करता था जो कि टेलीविजन पर हम देखते थे। परेड से ये चीज़ स्टार्ट होती थी और बहुत ही खूबसूरत पूरा दिन जो है ट्रांसमिशंस होती थी, ड्रामाज होते थे। इसी दिन की मुनासबत से शॉर्ट फिल्म्स होती थी जो हम अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के देखा करते थे। वैसे आज की जो नस्ल, अभी जो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी याद ताज़ा करने के लिए कि हुआ क्या था इस हवाले से हमने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। तो जी ये रिपोर्ट देकर तो गूज़बम्स आते हैं और जज्बा जो है वो इतना उभरता है और दिल करता है कि हम भी जाकर बस बॉर्डर पर खड़े हो जाएं। तो बहुत ज़रूरी भी था जी, कुर्बानियाँ देना बहुत ज़रूरी था। और फिर वतन के दिफा के लिए जान कुर्बान करने से बड़ा और एज़ाज़ क्या हो सकता है। और अगेन वही अच्छी बात जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी की कि कोई भी कौम जो है वो असल मानों में तब तक कौम बनती ही नहीं है जब तक
जो कुर्बानी का जज्बा है उससे सरशार ना हो, और फिर इसकी जो जीती जागती मिसाल है वो हमारे फ़ौजी जवानों ने किस तरह से पेश की 65 की जंग में। और ना सिर्फ हमारे फ़ौजी जवान बल्कि हमारे सिविलियन भी, जो मैंने किस्से सुने अपने बड़े बुजुर्गों से, और वो ये बताते हैं कि जब अनाउंसमेंट हुई कि दुश्मन ने हमला कर दिया है तो इतना जज्बा था लोगों में कि देहातों में, शहरों में, जहाँ जहाँ आवाम बस रही थी, लोगों के हाथों में लाठियाँ, डंडे, जो उस वक्त समझ आई है वो लेकर लोग बॉर्डर की तरफ चल पड़े जी कि हम भी लड़ेंगे। तो सिविलियंस में भी इतना जज्बा था, पूरी कौम में इतना जज्बा था, और फिर हमारे जवानों की तो क्या बात, फौजी जवान तो फिर चौकस जो हैं वो अपनी चौकियों पर मौजूद थे, और फिर उन्होंने भरपूर साबित किया कि अगर दिफा करने की बात आती है मुल्क की तो फिर वो किस तरह से किया जाता है, और दुश्मन के किस तरह से उन्होंने नापाक अजाइम को खाक में मिला दिया। और अगर हम अपने पाक फौज के जवानों की बात करें तो हर वक्त हमारी सलामती के लिए, हमारी हिफाजत के लिए वो लोग सरहदों पर मौजूद हैं। और आज अगर हम अपने घर में सुकून की नींद सोते हैं तो ये क्रेडिट उनको जाता है, और आज के दिन की मुनासबत से हम उनको सलाम पेश करते हैं। और मुझे लगता है कि हर शहरी जो है, वैसे तो हम हर दिन ही हमें जो है ना, हमें ये एहसास होता है कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, और ये क्रेडिट जो है हमारे पाक फौज के जवानों को जाता है। लेकिन ये जो खास डे सेलिब्रेट किए जाते हैं अजीम, इस दिन आपका एहसास जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, या जज्बा जो है वो उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा होता है। और ये दिन बनाने इस हवाले से भी जरूरी है कि हमारी जो नई नस्ल आ रही है, जो नई अभी यूथ है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि ये मुल्क जो है वो कितनी कुर्बानियों के बाद हम लोगों ने हासिल किया है। तो क्या कहते हैं कि फ़ौजी जवानों से लेकर सिविलियंस, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जितने भी कह लें कि लोग हैं, सबका जो हौसला है, सबका जज्बा है, सबका जो लहू है वो शामिल है इस मुल्क की आज़ादी से लेकर इस मुल्क को अभी आगे चलाने तक। तो फिर हम अगर दूसरी जानिब है ना अगर बात करें तो एक जंग तो लड़ी गई बॉर्डर्स पे, जहाँ पर हमारे फौजी जवान तैनात रहे और असलहे के साथ। फिर एक जंग होती है जो आप जज्बे के साथ लड़ रहे हैं, जज्बे के और साथ उस जज्बे को जगाने के लिए फिर आपको पता है कि मिली नगमों ने बड़ा किरदार अदा किया। कहा यह जाता है कि नूर जहां के जब नगमे सुनाए जाते थे, मिली नगमे सुनाए जाते थे जवानों को, तो उनका जज्बा, उनका जोश और ज्यादा बढ़ जाता था। और उस वक्त मिली नगमों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। उन मिली नगमों के ऊपर हम बाकायदा तौर पर जो है एक सेगमेंट में बात करेंगे, डिटेल में उस पर भी तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल ISPR की जानिब से ना, हाँ जी बिल्कुल जी, एक और नगमा उन्होंने तैयार किया है, मिली नगमा। सर तेरी आबरू पर जो वार गए, ए वतन तेरे सदके उतार गए, ये इस नगमे का टाइटल है। और अगर हम यौम दिफाई पाकिस्तान की बात करें तो उसकी मुनासबत से ISPR ने ये नया तराना रिलीज कर दिया है। और अगर इस तराने की थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करें तो ये तराना जो है वो पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं उनके जज्बात की तर्जुमानी करता है। और तराने के दिल को छू लेने वाले जो बोल हैं वो हमारे मुल्क के मुमताज़ शायर और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने लिखे, जबकि इसे जो गाया है वो गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाया। तो आइए आप सबको ये गीत सुनाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत नगमा लिखा है जी, और जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, उनकी सही मानों में तर्जुमानी की है खलीलुर रहमान कमर साहब ने। और राहत फ़तेह अली खान ने भी पूरा इंसाफ किया है, सही निभाया है इस नगमे को। और बिल्कुल इस नगमे में हर वो पहलू शामिल है कि जी जो जज्बा और जो बीतती है एक जवान पे, उनके घर वालों पे, और वही मनाजिर हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की भी भरपूर कोशिश की इसी मिली नगमे के थ्रू, इस तराने के थ्रू। और अगेन ये ना वो जो हम जिक्र कर रहे थे फैमिलीज का, बिल्कुल हम फैमिलीज की भी बात ही कर रहे थे जब हम ये मिली नगमा, ये मिली तराना सुन रहे थे। और मैं तो अजीम कुछ ऐसी माओं को भी जानती हूँ कि जो कहती हैं कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों वतन के लिए कुर्बान हो गए, अगर मेरा तीसरा बेटा भी होता तो वतन के लिए कुर्बान हो जाता। तो ये बहुत बड़ा जो है ना, ये इसके लिए हिम्मत चाहिए और ये बहुत जज्बा चाहिए होता है। वतन से मोहब्बत का ये जीता जागता सबूत है। और अगर हम बात करें उन वालदैन की, उन माओं की जो अपने बच्चे जो है वो वतन पर कुर्बान कर देती हैं, उनको भी हम सलूट पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सलूट पेश करते हैं। और ये खुशकिस्मती है हमारी कि ऐसी माएँ इस खित्ते में ही मिलेंगी, पाकिस्तान में मिलेंगी। ये जोश व जज्बा आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा, क्योंकि जज्बा ईमानी जो है वो इसकी बुनियाद है। और फिर एक अल्लाह पर जब आप यकीन रखते हैं तो उसके बाद तो फिर कह लें कि जी आप तो फिर आपको तो जन्नत सामने नज़र आती है, और जज्बा शहादत जो है वो तो फिर आपके अंदर ऐसे रच बस जाता है। और इस जज्बे की भरपूर ज़रूरत भी होती है। वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग यही जो है अकीदा अपने साथ रखें कि अपने वतन के साथ मुखलिस रहें, और वतन की खातिर हम जो कुछ कर सकते हैं, छोटे से छोटा काम भी कर सकते हैं, वो ज़रूर करें।
तो 65 की जंग का जो है बिलखसूस हम जिक्र कर रहे थे कि हिना इस हवाले में अगेन वही बात कि मैंने तो अपने बड़े बुजुर्गों से जो स्टोरी सुनी वो भी मुझे याद पड़ती हैं। और कहते हैं कि एक तो सिविलियंस की वो बात करते हैं कि उनमें इतना जज्बा था, फौजी जवानों में जो जज्बा था, और फिर जो ये खानदान कि इनमें जो हौसला था कि अपने बहादुर बच्चों को जिस तरह से वो बॉर्डर पे रुखसत कर रहे हैं और उन्हें पता है कि अपने से कई गुना बड़ी ताकत के साथ अब ये मुकाबला होने वाला है। और लेकिन हमारे जवानों ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और क्या जो है ना जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया। उनको तो हम उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। और मिली नगमा था, मैडम नूरजहां ने ये गाया था, मुझे तो इसके बोल बड़े पसंद है। 65 की मुनासिबत सही, 65 की जंग की मुनासिबत सही कि ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तो 1965 की जंग का जब हम जिक्र कर रहे हैं, एक अजीम हीरो जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, मुल्क और कौम का फ़ख्र हैं, अजीज़ मिल्लत, पाक फ़ौज के नामवर सपूत, निशाने हैदर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, जिन्होंने लाहौर सेक्टर में बरकी के महाज पर PRB कनाल के पास दिफाए वतन का मुक़द्दस फरीसा अंजाम दिया और कौम के इस जरी सपूत ने अपनी जंगी हिकमत अमली और लाजवाल जज्बा ईमानी के साथ दुश्मन की पेश कदमी को रोका। मुसलसल 6 दिन और 6 रातें ये मुकाबला जारी रहा। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, मगर आफरीन है इस पैकर जुर्रत पर कि जिसने पीछे रहकर अपनी कंपनी को लड़ने के बजाय खुद अगली पोस्टों पर रहे। और जब उन्हें पिछले मोर्चों पर आने का कहा गया तो उन्होंने ये तारीखी कलमात कहे कि मैं आराम नहीं करना चाहता, मैं वापस नहीं आऊँगा, बल्कि अपने प्यारे वतन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत पसंद करूँगा। तो फिर मेजर अजीज़ भट्टी ने जवामर्दी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी और उनकी जो आखिरी आरामगाह है बुलादियाँ गुजरात में है, और जो उनकी आरामगाह है वो उनकी अजीम कुर्बानी की हिना याद दिलाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आज के दिन की मुनासबत से हमारी साथी एंकर ओकाशा गुल जो है वो शहीद और गाजियों के शहर गुजरात पहुंची हैं। आइए देखते हैं उनकी एक रिपोर्ट। नाज़रीन, मैं इस वक्त गुजरात के एक इलाका लादिया में मौजूद हूँ और ये जो तारीखी घर आपको नज़र आ रहा है ये मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का घर है। आप 1928 को हांगकांग में पैदा हुए और वहीं से इब्तदाई तालीम हासिल की, लेकिन जब दूसरी जंग अजीम की शुरुआत हुई तो आप अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आए और इसी इलाका लादिया में रिहाइश पजीर हुए। आपने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और फिर वक्त का पहिया चलते चलते 1965 का वो वक्त आन पहुंचा जब 11 सितंबर वाले दिन आपने अपने वतन की हिफाजत करते हुए दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और जामे शहादत नोश फरमाया। यही वो सहन है जिसमें आपका जनाजा रखा गया और आपकी वालिदा मुहतरमा का कहना था कि आपके जिस्म से उस वक्त ताज़ा और गर्म खून बह रहा था। आइए आपको इस घर के अंदर के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस अर्ज़े पाक से मोहब्बत तो सभी करते हैं, लेकिन इश्क की मंजिल किसी किसी को नसीब होती है। फिर वही आशिक अपने खून के खराज से इस धरती का कर्ज उतारा करते हैं और अपने कौम की हयात का बाइस बनते हैं। आज मैं एक ऐसे मुहिब्बे वतन को खराजे तहसीन पेश करने आई हूँ जिन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में सिर्फ और सिर्फ 150 जवानों के साथ मिलके सैकड़ों दुश्मनों का इस जवां मर्दी के साथ मुकाबला किया कि उन्हें मुंह की खाना पड़ी। 1965 की वो रात जब दुश्मन लाहौर के रास्ते पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा था और दाखिल होने का प्लान किया कि यहाँ पर आके नाश्ता करेंगे, लेकिन उनकी ये उमंग धरी की धरी रह गई जब उन्हें
मुंह की खाना पड़ी। और ये और कोई नहीं, हमारे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद थे। उनकी खिदमात के एवज़ उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया और वो यहाँ लादिया में अपनी आखिरी आरामगाह में आराम फरमा रहे हैं। संगीन हिस्सा मेरे महबूब वतन, तुझ पे अगर जाहो निसा, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन। ए वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की लाजवाल कुर्बानियों और कारनामों की वजह से उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर से भी नवाजा गया। और उकाशा गुल ने हमें उनके इबाई इलाके की थोड़ी सैर करवाई, थोड़ा उनका घर भी दिखाया। और बिल्कुल जी, बड़े ही बहादुर सपूत। और हम ये सिलसिला अपनी गुफ्तगू का जारी रखेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। तो आज यौम दिफाए पाकिस्तान भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इसी मुनासिबत से हम भी बात कर रहे हैं आज अपने प्रोग्राम में। तो जंग सितंबर में हमारे जवानों ने बहादुरी, जमा मर्दी और जानिसारी की ऐसी मिसालें कायम की जिन्हें रहती दुनिया में फरामोश नहीं किया जा सकता। और उस मौके पर जहां हुब्बुल वतनी से सरशार पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी थी, वहीं मेडिकल कोर के तरबियत याफ्ता डॉक्टर और नर्सिंग अमला भी अपने तिब्बी महाज पर पेश था। उनमें से एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड नुसरत जहां सलीम साहिबा भी हैं, जिन्होंने 1965 की जंग में नर्सिंग के शोबे में बतौर कप्तान अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। बिल्कुल, और इस वक्त उन्होंने हमें सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाक। कैसी हैं आप मैम? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैम 1965 की अगर जंग की बात की जाए तो आपकी उम्र तकरीबन 23 बरस थी। उस वक्त आपने नर्सिंग की अगर बात की जाए तो शोबे में बतौर कप्तान अपनी खिदमात सर अंजाम दी। बताइएगा कि उस वक्त आप लोगों के क्या जज्बात थे? मैं बेटा अपने आप को इस वक्त खड़ी हूँ वार्ड में, ऑफिसर वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। और 6 सितंबर उस दिन मेरे कमांडिंग ऑफिसर है कर्नल मुमताज़ हुसैन, उनका टेलीफोन आया कि क्या कर रही हो। मैंने कहा आपकी आज इंस्पेक्शन है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। कहते हैं कि फारिग होकर जल्दी से आ जाओ मेरे दफ्तर में। तो हमारे पड़ोसी आए हैं तो उनकी खातिर खिदमत करनी है, तो उसके लिए मैंने कहा कौन से पड़ोसी सर? तो कहते हैं पड़ोसी आपके। कौन है पड़ोसी आपके? मैंने कहा कौन? तो मेरे इर्द गिर्द ना कुछ लेफ्टिनेंट और कुछ कप्तान ऑफिसर वार्ड के पेशेंट खड़े थे जी। तो मैंने कहा कौन से पड़ोसी? तो कहते हैं कि इंडिया। मैंने कहा हैं? तो क्या सर हुआ? कहते हैं कि उसने हमला कर दिया है। मैंने कहा हमारे मुल्क पे? कहते हाँ उन्होंने हमला कर दिया है, तो आप फारिग होकर इधर आओ क्योंकि कुछ तैयारी करनी है, उनकी भी खातिर खिदमत करनी है हमने। तो मैंने कहा अच्छा सर मैं आती हूँ। तो वो जो पेशेंट खड़े थे मेरे इधर गिधर लेफ्टिनेंट कप्तान, तो कहते हैं आपको क्या क्या फ़ोन आया, आप क्या कह दी थी? कौन दुश्मन? मैंने कहा इंडिया ने हमें हमारे मुल्क पे हमला कर दिया है। तो वो सारे के सारे जो पेशेंट खड़े थे ना, उन्होंने कहा कि हैं ये हम तो जा रहे हैं अपनी यूनिटों में, हमारे कमांडिंग अफसर ढूंढ रहे होंगे, हम जा रहे हैं हम तो महाज पे जा रहे हैं, हम तो महाज पे जा रहे हैं।
सब ने भाई की तरफ भागना शुरू कर दिया। तो मैं फिर बेटा उस वक्त फादर होकर जैसे मुझे ख्याल आया कि वार्डों में पेशेंट तो आ गए होंगे जी। तो मैं गई, तो मैंने जब वार्ड में घुसी एक वार्ड में, तो पेशेंट एक जो था वो बाहर की तरफ भाग रहा था। तो मैंने उसको 2-3 लोगों से पकड़ के ना तो उसको बिठाने की कोशिश की, क्योंकि उसके हाथ पे ड्रिप भी लगा हुआ था, ब्लड भी लगा हुआ था और ऑक्सीजन की वो जो तारें थी वो भी उतार के ना तो बाहर की तरफ भाग रहा था। तो मैंने कहा कि कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, तो ठहरो बेटा। कहता नहीं मुझे जाने दो, मेरे मेजर साहब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैंने पेट्रोल लेके जाना था, अगर हम पेट्रोल ना लेके गए तो हमारी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, मुझे जाने दो। तुम मुसलमान हो? मैंने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहते कलमा पढ़ो। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। तो कहने लगे कि अटो फिर जाने दो मुझे, मैंने जाना है। मैं जाने इस वक्त ना उन जज्बों की बात करूँगी जो मैंने उस दिन उस वक्त उस दिनों में मैंने देखे हैं। मैं उन जज्बों की बात करती हूँ जिन जज्बों से इन लोगों ने मेरे सीने में वो दफन है यादें बेटा। और मैं ये आज बताना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से जज्बे थे जिन्होंने हमें, हमारी ये असूल परस्ती ने हमने इतने बड़े दुश्मन पीछे मार जी बिल्कुल ब्रिगेडियर नुसरत साहिबा, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि उस वक्त जो जज्बा था यकीनन आप उस बारे में बात करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, हमारे नाजरीन भी यकीनन आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि आप तो आई विटनेस हैं उस सारी सूरत हाल की कि कैसा माहौल था। अपनी साथियों के बारे में भी बताइएगा कि आपके साथ जो स्टाफ सारा मौजूद था उनका जज्बा कैसा था और किस जगह पर आप ये तमाम फ़राइज़ अपने सर अंजाम दे रहे थे। बेटा हमारे साथ तो उस वक्त 7-8 लड़कियाँ थी नर्सिंग ऑफिसर जो थी, तो वो तो अपने अपने वार्डों में बिज़ी थी, जहाँ जहाँ पेशेंट आ रहे थे वो पहुँचाती जा रही थी हमारे तक। मैं ऑपरेशन थिएटर की क्योंकि इंचार्ज थी, तो मैंने जब ऑपरेशन थिएटर में पहला मरीज़ देखा जब आया तो उसके ना पाँव बूट कटे हुए थे और उसमें मेरी तो एकदम से चीखें निकल गई। तो मैंने कहा कि हाय जब इसने बूट पहने होंगे तो उसे क्या पता था कि इसके ऐसे बूट उतारने नसीब नहीं होंगे, इसके पाँव कट जाएंगे। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। तो वो मेरे कर्नल साहब थे, कर्नल निसुर खान, उन्होंने मुझे छोटी कहते थे क्योंकि मैं छोटी सी थी जब ऑपरेशन थिएटर की इंचार्ज बना दी गई थी। तो मुझे कहते छोटी रोना नहीं है, अपने आंसू दबा लो अंदर ही, और इनको अभी हमने गाजियों को बचाना है, उनको बचाना है, हमने इनको मरने नहीं देना, हमने इनको बचाना है। तो मैं चुप हो गई, मैं अंदर ही अंदर रोना शुरू हो गई। मेरा ऐसे था मेरा जैसे सीना फट जाएगा जब मैं उनकी हरकतें देखती थी। आते थे तो एक बच्चा आया तो वो आते आते ना टेबल पे लेटते ही उसने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा नहीं मेरा बच्चा आप रो नहीं, हम आपको जल्दी से ठीक करके भेजेंगे और आप जाकर दोबारा माँ पे लड़ाई करेंगे। कहते हैं नहीं, मैं तो अपनी माँ से वादा करके आया था कि मैं सीने पे गोली खाऊंगा, तो गोली तो मेरी टांग में लगी है। मैंने कहा हम आपको जल्दी से ठीक करके ना वापस भेजेंगे, तो आप जाना, आप हिंदुओं से लड़ाई करना, जाकर उनको मारना है कि क्योंकि जब ये आए थे हमारे बच्चे थोड़े से वापस, तो आते ही हमें कहते हैं मुझे बाजी हमने हम 20-25 लोगों को मार के आए हैं, हम अपने भी जवान को शहीद करके आए हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी ज़्यादा थे और हम लोगों ने उनको मार भगाया। वो BRB नहर को कपूर करना कहते थे, लेकिन आज भी BRB सीना तान के खड़ी है। वो बार बार आके उसके हमला करते थे कि BRB से हम क्रॉस करके अंदर आ जाए लाहौर में, लेकिन नहीं, हमारे जवानों ने उसको जैसे जैसे वो आने की कोशिश करते वो BRB पे अपनी पोजीशन बना लेते। तो मैं कहती हूँ बेटा इन जज्बों को मैंने अपनी आँखों से देखा है। जब बच्चा जो था रोता रोता, जब मैंने उसे तसल्ली दी कि नहीं तुम वापस जाओगे, हम जल्दी से तुम्हें ठीक करेंगे, कहते नहीं मैं तो माँ से वादा करके आया था मैं सीने पे गोली खाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, हम तुम्हें जल्दी से ठीक करके ना तो भेजेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला तुम जाके इनको मार के आना। तो मुझे कहता है कि गोली तो मेरी टांग में लगी है, मैंने तो माँ से कहा था मैं सीने पे गोली खाऊंगा। हमने जब उसकी टांग को जी अच्छा ब्रिगेडियर साहिबा, अगर हम जंगे सितंबर की बात करते हैं तो हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है और आप इसकी चश्मदीद गवाह हैं।
अगर सूरत हाल आपने बताई भी, आपने जवानों के एहसासात भी हमें बताए और आप ये बताइए कि अगर ड्यूटी आवर्स की बात करें, किस तरह से ड्यूटी आवर्स हुआ करते थे, आप कितनी देर हॉस्पिटल में रहती थी, और जवानों के हवाले से और भी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा जो आप मैं तो जी बेटा, मैं तो 24 घंटे ऑपरेशन थिएटर पे ऑन कॉल ड्यूटी रहती थी। हर वक्त ही मेरी तो 24 घंटे की ड्यूटी थी। किसी वक्त भी मुझे कॉल आती थी तो मुझे जाना पड़ता था। और जो बाकी लड़कियां थी वो भी अपने अपने वार्डों में इस तरह मरीजों को तैयार करके हमारे पास भेजती थी। तो इस बच्चे को जब हमने टांग खोली ना, तो उसका जख्म खोला तो उसमें से ना हमें उसकी गोली जो है ना, वो टांग पे जो लगी हुई थी ना, वो पेट की तरफ से ऊपर को जाती हुई नजर आई। उसके बाद जनरल कर्नल साहब ने पेट खोला तो वो पेट की गोली जो है ना फिर हमें ऊपर तक जाती नजर आई। तो मैं आपको क्या बताऊं कि उसने तो वो गोली वाकई सीने पे खाई थी। तो मैंने उसका मुंह चूम के, माथा चूम के कहा, बेटे मैं तेरी माँ को कैसे बताऊं कि तूने वाकई गोली सीने पे खाई। कहाँ से ढूंढूं मैं तेरी माँ। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहिबा, यकीनन भरपूर जज्बा हमारे जवानों में उस वक्त, बल्कि हमेशा से ही अभी भी है, और इन्हीं की वजह से हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं कि वो बॉर्डर्स पे जिस तरह से तायनात हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। मैम, मैं एक बड़ा दिलचस्प किस्म का सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि चूँकि आपका ताल्लुक शोबा तिब से है और डॉक्टर थी आप उस वक्त वहाँ पर, तो कहा यह जाता है कि डॉक्टर के सामने जब कोई मरीज़ आता है तो वो एक मरीज़ होता है, उसकी इसके अलावा और कोई शनाख्त नहीं होती। तो हमने जो कई किस्से सुने और जो हम तक खबरें पहुंची उसमें यह है कि कई जो दुश्मन मुल्क के फ़ौजी हैं वो भी ज़ख्मी होकर जो है हमारे अस्पतालों में उन्हें ट्रीट किया गया। तो आप कोई किस्सा सुनाएं ऐसा। जी बेटा, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त एक किस्सा याद आया अभी कि जिस वक्त मैं उस एक पेशेंट अंदर आया तो उसकी ना जो ये नस होती है ना बड़ी वाली ग्रोइन में, जो बड़ी नस होती है वो कट गई थी। तो कर्नल साहब ने उसका ऑपरेशन शुरू किया तो उसको हम जोड़ना चाहते थे, वापस सिलाना चाहते थे। तो बड़ी दफ़ा कोशिश की लेकिन वो नस जोड़ ना सकी। तो जनरल साहब कहते हैं कि बेटा इसको मेरे ख्याल में इसको पैक करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मेरे सनी भी बन रही ना, जब खुदा को जो मंजूर है। तो मैंने कहा एक दफ़ा और कोशिश कर लें। आप यकीन करें कि उनको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया दुरूद पाक, तो मैंने फूलना शुरू कर दिया उस पेशेंट पे। हालांकि वो हिंदू पेशेंट था, पायलट था और वो हमारे यहाँ बम्बिंग करने आया हुआ था। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया दुरूद पाक, तो वो ना आखिर में ना वो नस का जुड़ गई ना। तो इस दौरान हमने उसको 8 बोतलें खून दिया था, क्योंकि इस कदर ऑपरेशन लंबा हो गया था। उसको 8 बोतलें खून दिया। तो जब वो वापस से ये कैंप में जाने लगे तो उसने रिक्वेस्ट की अपने कमांडिंग अफसर से कि मुझे ना वो उस औरत से मिलना है जो जिसने ऑपरेशन थिएटर में मेरा इलाज किया था। तो मैं जब उसको मिली तो मुझे एकदम से मेरे सीईओ कहते हैं कि आई होप यू आर नॉट स्पाइंग। मैंने कहा नो सर, नेवर, ऐसा कभी हो सकता है, आप मुझे उससे मिलाएं तो सही ना। तो मैं जब उसको मिली तो उसने मुझे कहा कि मैम आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि हम असली दुश्मन हैं एक दूसरे के, लेकिन आपने इतने तोहफे मुझे भिजवाए, क्योंकि लाहौर के लोगों ने इतने तोहफे, फ्रूट और इस कदर चीज़ें भिजवा दी कि हमारे पास जगह नहीं थी रखने की। हम उसको मना करते थे लेकिन वो भेजते जाते थे। तो मैं ये चंद चीज़ें ना इस पायलट को भी मैंने भेजी। तो इसने जब मुझे कहा कि आपने जब ये मुझे भिजवाई हैं तो मैं आपका दुश्मन हूँ, तो आपने मुझे ये चीज़ें भिजवाई हैं, तो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल दोहराया। मैंने कहा कि उन्होंने फरमाया था कि अगर दुश्मन तुम्हारी दहलीज पास कर ले तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वो तुम्हारा दोस्त बन जाता है। तो तुमने उसकी खिदमत करनी है। और ये उनका जो है सदक़े में मैं तुम्हें चीज़ें भिजवाती थी, इसलिए कि मुझे उनका कौल याद है। क्या बात है ब्रिगेडियर साहिबा, हमने तो बल्कि आपकी ये कहानी वाज़े सबूत है इस बात की कि जंग के दौरान भी इंसानियत का जो अमली मुजाहरा है, दुश्मन के साथ भी किस तरह से आपका अखलाक होना चाहिए, कैसा आपका तौर तरीके होने चाहिए,
इससे बड़ी कोई वाज़ेह मिसाल और हो नहीं सकती है। तो आप ये भी हम जानना चाहेंगे कि मैम आप चूँकि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही थी, आप लाइन ऑफ ड्यूटी पे थी, घर वालों के क्या तासुरात थे? घर वालों से बातचीत होती थी ऐसे सारे माहौल में, वो क्या कहते थे? नहीं बेटा, उस वक्त ना टेलीफोन की इतनी सहूलतें थी ना कुछ था। माँ तो मेरी सजदे में ही पड़ी हुई थी, हर वक्त कहती थी या अल्लाह मेरी नुसरत को कामयाब करना, या अल्लाह उसको दुनिया जहान की नेमतें अता करना। हर वक्त वो मुझे दुआएं भेजती रहती थी। जब मैं घर गई, वापस जंग ख़त्म हुई तो मैं घर गई तो मैंने कहा मैं आती, हाँ मैंने बेटा आपके लिए इतनी दुआएँ दी हैं कि अल्लाह ताला आपकी जब तक ज़िंदा रहोगी मेरी दुआएँ तुम्हारे काम आती रहेंगी। क्या बात है, क्या बात है। मैम हम ये भी जानना चाहते हैं कि मिली नगमों ने भी उस जंग में जो है बहुत अहम किरदार अदा किया। जी बेटा, ये भी बहुत जरूरी। जी आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है जी बेटे जान के। ये मिली नगमे जब वो थे ना तो मैं वाटो में एक दिन खड़ी थी, तो जिस वक्त ये नूरजहां और वो क्या नाम है उसका, उससे पहले जो थी नसीम बेगम, तो उसके जब ये नगमे गाने शुरू होते थे तो ये लोग जो है ना बाहर भागना शुरू हो जाते थे, वार्डों के मरीज। तो कहते थे छोड़ो हमें जाने दो, हमें जाने दो। मैंने कहा बेटे जान अभी तो नहीं, अभी तो आप वहाँ से वापस आए हो, अभी तो हम आपका इलाज कर रहे हैं। तो उनको पकड़ पकड़ के हम लेटाते थे, लेकिन कहते थे नहीं हमें बाहर जाने दो। तो वो पहला जो गाना इन्होंने गाया था ना, तो जर्नैल नहीं करनैल नहीं, तो मुझे एक सिपाही मेरा गाउन पकड़ के कहता है बहन जी बात सुने, ये जो है ना जर्नैलों और करनैलों ने नहीं सिर्फ जंग लड़ी, ये हम सिपाहियों ने भी जंग लड़ी है। तो उन्होंने फिर ये गाना गाया था, मेरे टोल सिपाहिया तैनूदा बतिया रखा। बड़े खुश हुए थे सारे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने जो भी हमें ये अभी अपने आप चश्मदीद गवाह थी और जो भी कहानी जो भी आपने किस्से सुनाए वो नुसरत साहिबा, मैं एक और चीज़ जानना चाहता था ब्रिगेडियर साहिबा से कि हमने बिल्कुल हमारे जवान तैनात हैं, उस वक्त जंग में जो सूरत हाल थी, हमारे फौजी जवान जिस हालत में आते थे अस्पताल, उनका जो जज्बा था वो आपने बताया। सिविलियंस के बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि जब ये जंग का पता चला तो गांव के और शहरों के जो लोग थे वो भी बॉर्डर की तरफ चल पड़े। जी बेटा, हम लोग जब उनको कुछ खाने पीने की चीज़ देते थे ना, भूखे प्यासे आते थे तो कहते थे नहीं हमें रास्ते में लोगों ने सब कुछ खिला पिला के भेजा है, हम भरे हुए पेट। तो मुझे याद है कि एक बच्चा जो था ना वो उसने जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसको लटाया ना, तो ऑपरेशन थिएटर की बदबू होती है ना एक अजीब किस्म की, तो उसको ना वॉमिट आ गई। तो मैं उसके ऊपर झुकी हुई थी, उसको कह रही थी मैं जल्दी से तुम्हें ठीक करके भेजूँगी, तुम फिर जाना और अपना गुस्सा निकाल के आना। तो वो मेरी सारी वॉमिट मेरे ऊपर आके गिर गई ना, तो मैं फिर पीछे हटी। तो मुझे खन्ना साहब कहते हैं मैं तुम्हें मना करता हूँ ना, इनके ऊपर ना झुका करो। तो उसने जब वॉमिट की तो मैंने कहा कि मैं अब क्या करूँ, मेरा मैस नज़दीक था, हॉस्पिटल में थी मैं CMH लाहौर में, तो मैस नज़दीक ही था, थोड़ी सी दूर था। तो मैंने कहा मैं जाके ये कपड़े चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाजू भी सारे खून से भरे हुए थे। जिस वक्त वो आते हैं उनका खून निकल रहा होता था, तो उससे मेरे बाजू भी सारे खून से भरे हुए थे। तो मैंने कहा मैं इस कपड़े चेंज करके आ जाऊँ, तो सब कहते हैं जाओ कर आओ। तो मैं एम्बुलेंस में बैठी जा रही थी, तो हमारे दरमियान में ना वो एक राउंड अबाउट था, तो उधर से एक गाड़ी आ रही थी उस तरफ से, पीछे वो एम्बुलेंस डिपो था, उसमें से एक गाड़ी आ रही थी। तो मेरी गाड़ी एम्बुलेंस में मैं बैठी हुई थी, तो दोनों आपस में टकरा गई। तो मेरी हल्की सी ना चीख निकल गई। तो मेरी चीख निकलती सुनते हुए ना वो रात का अंधेरा और इसमें गुप अंधेरा और कर्फ्यू लगा हुआ और सब कुछ जंग का माहौल। तो वो जो ना उस गाड़ी में से ना एक ऑफिसर भागा हुआ निकलती आया, तो आके मुझे कहते कौन है आप? तो मैंने कहा मैं नुसरत बेग हूँ, कैप्टन नुसरत बेग। तो क्या कर रही है? मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं तो सरहदों की हिफाजत कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत कर रही हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर में काम करती हूँ, और जब कोई जख्मी आता है तो मैं उसके सीने से लगा के उसका इलाज करती हूँ। नुसरत साहिबा, आपने अपना सारा वाक़या बताया, तमाम सूरत हाल आपने बताई कि किस तरह से आप भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि उस वक्त ऐसी क्या चीज़ थी कि जिसने आपको कायम व दायम रखा, क्योंकि जो माहौल आप बता रही हैं, जो मंजरनामा आप बता रही हैं,
वो सुन के एक तरह से खौफ आता है कि उस वक्त अपने जो जज्बात हैं, अपने जो सेंसेस हैं, उस पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है। तो आपने किस तरह से, आप इतनी यंग थी और अगर आपकी एज की बात की जाए 23 ईयर्स की आप थी, तो किस तरह से आपने अपने आसाब पर काबू रखा और आप इस तरह से डटी रही? बेटा जी, ये सब मेरी दुआओं की, माँ की दुआओं की सिला था कि मुझ में इतनी हिम्मत थी। मेरी माँ भी बड़ी शानदार औरत थी, उसके अंदर जो थी न सिफ्तें, वो सारी खुदा ने मुझे अता की हुई थी। और मुझे जब भी कोई जिम्मेदारी ऐसी या मेरी हालात ऐसे आते थे तो अल्लाह मेरी मदद फरमाता था। मैं अल्लाह पे बड़ा यकीन रखती हूँ। मैं उसकी, अल्लाह ताला की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बड़ी अच्छी ज़िंदगी दी है और बहुत अच्छे काम मुझसे करवाए हैं। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ बेटा। बहुत खुश नसीब हैं ब्रिगेडियर साहिबा आप, और जिस तरह से आपने सारी कहानियाँ हमें सुनाई, ये किस्से हमें सुनाए, मैं सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि आप में इतना ज़्यादा जज्बा था। हमारे, अगर हम जवानों की बात करें तो उनमें अगर हुब्बुल वतनी की बात करें, वो भी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार थे। हम ये आपसे आज के दिन की मुनासबत से मैसेज लेना चाहते हैं, तमाम जवान जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, तमाम नौजवान जो आपको देख रहे हैं, नौजवान नस्ल जो आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगी? बेटे जान, मैंने एक किताब लिखी है, मेरे साथी, मेरे गाजी, मेरे शहीद। बेटा ये इसमें मैंने सारी चीज़ बयान की है कि किस तरह खुदा ने मुझे हिम्मत हौसला दिया था और क्या कुछ हुआ था। ये जवान नस्ल के लिए पढ़ने वाली किताब है। इसका नाम है मेरे साथी, मेरे गाजी, मेरे शहीद। तो बेटे जान, ये मैं कहूँगी कि ये प्रिंटर्स हैं, कोई उसमें जो पहला प्रिंटर था वो तो फौत हो गया, लेकिन अभी ये मैं छपवा रही हूँ, नया प्रिंटर ढूंढा है मैंने, तो मेरी किताब छाप रहे हैं। तो उसमें पढ़ के देखें कि न सिर्फ ये उन सिविलियन लोगों का जो लाहौर के शहरी लाहौर के थे, आप सोचें कि उन्होंने हद मुका दी थी। मैं उन्हें कहती थी और कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिएगा मैं आपको बता दूंगी, प्लीज़ आप इतनी चीज़ें ना भिजवाएं। क्योंकि इतनी चीज़ें आ गई थी कि मैं अपने सारे जवानों को, जितने आए थे गाजी सारे जो थे वार्डों में, उनको बांट के थक गई थी, वो ख़त्म नहीं होती थी। ये लाहौर के लोगों का हाथ था कि वो अपना दिल निकाल के रख के दे देते, और मैं कहती थी जो मुझे चाहिए होंगी मैं मंगवा लूँगी, प्लीज़ इतनी चीज़ें ना भेजो, हमारे पास जगह नहीं है रखने की। इसीलिए फिर मैंने वो एक दिन मैं वार्ड में गई जहाँ पर ये हिंदू कैदी सारे जो थे वो हमने रखे हुए थे। तो वो मैं जब अंदर बाग में घुसी तो वहाँ पर 35-36 सिख थे जो, जिनकी ना दाढ़ियाँ इतनी बड़ी हुई और जिस कदर बुरा हाल था उनका। तो वो ना मुझे हाथ जोड़ के कहने लगे, आपको खुदा का वास्ता है हमारी ये दाढ़ियाँ कटवाएं, हम तो पसीने से और बदबू से भर गए हैं। तो मैंने कहा कि मैं खड़ी होकर सोचने लग पड़ी मैं क्या करूं। तो मैंने कहा सरदार जी, मैं तो एक ही काम कर सकती हूँ कि मैं नाई बुलवा के तो आपकी दाढ़ियाँ और ये सारे कटवा दूँ। तो कहने लगे कि अल्लाह का वास्ता है, आपको खुदा का वास्ता है, अपने रब का वास्ता है, आप मत दें। तो मैंने जल्दी से 1-2 नए बुलवाए, तो मैंने उनकी दाढ़ियाँ और वो सारी कटवा दी। तो मैंने ना उसके बाद मेरे सीओ को पता लगा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जहाँ साहिबा, बहुत शुक्रिया मैम, आपने आज खुसूसी वक्त निकाला हमारे लिए सुनो न्यूज़ के लिए, और जितने भी किस्से आपने सुनाए, 65 की जंग की जो पूरी दास्तां आपने सुनाई, वो सारा मंजर, हम तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन जिस तरह से आपने वो बयान किया है हम उसे इमेजिन बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके जज्बे को सलाम मैम, आपकी बिल्कुल, आपकी तकवीयत को सलाम, आपके जज्बों को सलाम। और आप जैसी ही ख़वातीन की हमारे वतन को ज़रूरत है। आप डटी रहीं और आपने जो है जिस तरह से पूरे मुल्क को उस वक्त या जवानों को जिस तरह से सर्व किया, आपके जज्बे को वंस अगेन हम सलूट पेश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू सुनो पाकिस्तान। ये हमारे लिए आज फ़ख्र की बात थी, हमारे लिए ये ऑनर की बात थी कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला सुनो पाकिस्तान के लिए, और यही वो जज्बा है जिसकी हमारे वतन को ज़रूरत है आज भी, अगर हम बात करें अजीम। जी बिल्कुल, और हम मज़ीद भी किस्से कहानियाँ आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। तो यौम दिफाए पाकिस्तान भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, और इसी मुनासिबत से अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया कि ये गाजी ये तेरे पुरे सरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना कीश पर कुशाई।
तो 6 सितंबर को ताकत में 5 गुना बड़ा जदीद जंगी साजो सामान से लैस दुश्मन रात की तारीकी में वतन अजीज पर हमलावर हुआ। यार दुश्मन का अज़्म ये था कि रातों रात पाकिस्तान के दिल लाहौर पर कब्जा किया जाए और सुबह लाहौर जिमखाना में नाश्ता किया जाए, मगर दुश्मन ये नहीं जानता था कि क़ुव्वत ईमानी के सामने जदीद तरीन असलहा और कसीर जंगी सामान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाक फौज ने नापाक इरादे रखने वाले दुश्मन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि वो अपनी सरहदों से भी दूर गहरी खाइयों में जा गिरा। और आपको इस हवाले से बताएं कि इस जंग में भारतीय फौज ने 13 हमले किए, मगर किसी मकाम पर भी वो आगे ना बढ़ सकी। अक्सर मकामात पर वो अपने टैंक, तोपे और जंगी साजो सामान छोड़कर भाग निकली। बिल्कुल, जंग सितंबर की यादें और बातें ताज़ा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 1965 की जंग के गाजी ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद। आपने पहले मकबूजा कश्मीर के छब जोड़ियों और बाद में सियालकोट सेक्टर 1 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कमांड की। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, जंग सितंबर की अगर बात की जाए तो आप बताइएगा कि आप उस वक्त किस रैंक पर थे और कहाँ तैनात थे? जी, मैं इनिशियली तो छब जोड़ियाँ सेक्टर में था। फिर बाद में मैं जब 6 को इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पे हमला किया, फिर मैं सियालकोट सेक्टर चला गया था। जी अच्छा, 1965 में जब दुश्मन ने हमारी हिम्मत और गैरत को ललकारा और जंग का ऐलान किया तो उस वक्त जज्बात क्या थे? देखिए जी, जंग का तो आगाज हुआ था 1 सितंबर को। थोड़ी सी मैं उसकी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि 1 सितंबर को मेजर जनरल अख्तर अली मलिक, जो कि 12 डिवीजन कमांड कर रहे थे मरी में, उनकी कमांड में ये ऑपरेशन शुरू हुआ 1 सितंबर छब जोड़ियाँ सेक्टर में। 31 अगस्त को जो जनरल अख्तर मलिक ने ऑर्डर दिए, मैं वहाँ मौजूद था। उनका प्लान जो था बड़ा वाज़ेह था कि वो D+3 यानी कि 1 सितंबर को अगर अटैक शुरू हो रहा है तो 3 सितंबर को उनका ये पक्का इरादा था कि अखनूर पे वो कब्ज़ा कर लेंगे। जब 1 सितंबर को अटैक शुरू हुआ तो उसी दिन अमेरिकन एम्बेसडर जो था वो फॉरेन ऑफिस आया और उसने फॉरेन ऑफिस में ये कहा कि आपने छम जोड़िया में अपना अटैक शुरू किया है और हमें पता है कि आपका अटैक जो है वो इतनी तेज़ी से जा रहा है कि आप जल्द ही अखनूर के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, बल्कि आप अखनूर से भी आगे चले जाएंगे जी। और ये चीज़ हमें मंजूर नहीं है। आप जनरल अयूब को हमारा पैगाम दे दे। तो अमेरिका ने उस वक्त जो पैगाम दिया, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से 2 सितंबर को चेंज ऑफ कमांड कर दी गई, जहाँ के जनरल अख्तर मलिक को वापस मरी भेज दिया गया और जनरल याया को इस ऑपरेशन की कमांड दी। इसमें भी जनरल याया की चेंज ऑफ कमांड के साथ 2 दिन ज़ाया हो गए, मगर फिर भी हम 5 की शाम को अखनूर से 2 मील जो थे वो करीब पहुंच गए। वो सारी रात सारी शाम क्यों हमने आगे ये रिकॉर्डेंसेस नहीं की अखनूर ब्रिज तक, ये मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि इंडियन जो थे वो सारे ट्रूप्स अपने विड्रॉ करके चिनाब दरिया के परली तरफ चले गए थे और हमारे लिए सिर्फ 2 किलोमीटर आगे जाकर अखनूर की जो थी ब्रिज, उस पर कब्ज़ा करना था। बट जनरल याया ने अगले दिन 6 तारीख को सुबह को मुझे बताया कि उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने कल रात जो थी वो अखनूर ब्रिज के ऊपर कब्ज़ा नहीं किया। बहरहाल जब ये अखनूर में लड़ाई हो रही थी तो 6 सितंबर को इंडिया ने
पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर था उसको क्रॉस करके 3 जगह के ऊपर अटैक किया। जी। उनका अटैक एक तो सियालकोट में जस्टर सेक्टर में आया, दूसरा अटैक लाहौर में था और तीसरा कसूर में था। ये तीनों जो अटैक उन्होंने किए ये डाइवर्शनरी अटैक थे, ये उनके मेन अटैक नहीं थे। उनका ये इरादा था कि ये अटैक करके हमारी जो तवज्जो है वो इस जगह जो है हो जाएगी जस्टर ब्रिज के ऊपर लाहौर और कसूर में, और जो उनका मेन अटैक जो है उन्होंने वो 8 सितंबर को किया चरवा चुबारा से। अभी 8 के अटैक से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी कि जब 6 को उन्होंने अटैक किया तो हमारा जो ब्रिगेड था वहाँ पे जस्टर में, उनके ब्रिगेड कमांडर थे मेजर ब्रिगेडियर मुजफ्फर जी। उन्होंने एक मैसेज दिया कि हमारी जो ब्रिज है जस्टर ब्रिज के ऊपर, उसके ऊपर इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया है। जी। जब जनरल जाया ने मुझे कहा कि ये कब्ज़ा जो है मैं नहीं समझ सकता कि इंडियन कर सकें, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाके देखता हूँ क्या हालात हैं वहाँ पे। जब मैं जस्टर ब्रिज के ऊपर पहुँचा तो मैंने देखा कि जो लड़ाई जो थी वो जो इंडियन इनक्लेव रिवर रिवर रावी के परली तरफ जो हो रही थी वहाँ पे लड़ाई हो रही थी इनक्लेव के बाहर, और जस्टर की ब्रिज जो थी वो हमारे कब्जे में थी। खैर उसकी वजह से जब मैंने आकर ख़बर दी डेविड क्वार्टर्स में और जनरल जाया को, सबको तसल्ली हो गई। मगर 7 की तारीख को ये चीज़ दोबारा जो है वो रिपीट की गई। ब्रिगेडियर मुजफ्फर ने एक बड़ा पैनिकी मैसेज वहाँ से भेजा कि जस्टर ब्रिज जो है वो इंडियंस ने कैप्चर कर ली है, बल्कि उन्होंने हमारी तरफ इनक्लेव है वहाँ पर भी कब्जा कर लिया है। इस मैसेज के ऊपर बड़ी वो एक हैरान कौन जो थी वो फैसले किए गए। वो फैसला ये किया गया कि जो 24 ब्रिगेड जो कि फ्लोरा में था जी। और उनके अंडर कमांड थी 25 कैवलरी, इनको उन्होंने भेज दिया जस्टर ब्रिज की तरफ काउंटर अटैक करने के लिए। उसका नतीजा ये हुआ कि जो मेन इंडियन अटैक जो 8 सितंबर को आया वो चरवा चुबारा फ्लोरा और चविंदा की इस सिमत से आया। और जब ये अटैक आया तो उस वक़्त फ्लोरा में हमारे पास कोई ट्रुप्स नहीं थे, क्योंकि 24 ब्रिगेड एंड 25 कैवलरी उसको जस्टर की तरफ भेज दिया गया था। तो जब मुझे ये इत्तला मिली तो मैंने जहाज़ में जाकर सारे एरिया का जो था वो मैंने जायज़ा लिया, और मैंने देखा कि इंडियन जो थी एक लार्ज टैंक फोर्स, उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये उनका पूरा 1 आर्मर्ड डिवीज़न है, बट मुझे यहाँ से साफ नज़र आ रहा था कि एक बहुत बड़ी टैंक की जो है टैंक्स की तादाद वो इस फोर्स में और उनके पीछे 7 इन्फेंट्री भी थी, वो हिस्सा ले रहे हैं। और फखरे हिंद गालिबन उस डिवीजन का नाम था ब्रिगेडियर साहब, है जी। फखरे हिंद के नाम से वो फर्स्ट क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट आर्म डिवीजन जो थी फखरे हिंद के नाम से थी, जो टैंक रेजिमेंट थी जिसने सियालकोट के महाज पर हमला किया पूरी कुव्वत के साथ। देखिए जी, उस सुबह तो हमें तो अंदाजा नहीं था कि ये इंडियन आर्मर्ड डिवीजन है, मगर शाम को जब उनका एक टैंक जो था वो तबाह किया गया, उस टैंक में से ऑर्डर मिले, उसमें से वो पूरा जो था उनका अटैक का प्लान वो वाज़े हो गया कि ये जो अटैक था ये फुल इंडियन आर्मर्ड डिवीजन का अटैक था, और इसकी सपोर्ट में 3 इन्फेंट्री डिवीजन थे। ये जो अटैक था वो दाएं तरफ 16th कैवलरी जो थी वो लीड कर रही थी, और उनके बाएं फ्लैंक के ऊपर 17 हॉर्स जो थी वो अटैक कर रही थी, और 16 कैवलरी के दाएं तरफ 62 लॉरिड ब्रिगेड
जी विद सेकंड लांसर अंडर कमांड वो अटैक कर रहे थे। ये 3 pronged अटैक था जी। जब मैंने ये अटैक देखा तो उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा था कि हमारे जो ट्रुप्स हैं वो फिलौरा में मौजूद नहीं थे। तो बड़ी तशवीश हुई और मैं देख रहा था जहाज़ से कि इंडियन टैंक जो थे वो फिलौरा तक पहुंच गए बग़ैर किसी अपोजिशन के, क्योंकि हमारे उस इलाके में कोई ट्रुप्स उस वक्त मौजूद नहीं थे। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर महमूद साहब, जब वो कता फिलौरा कराने के लिए में माजरत, पहुंचे, आपने बिल्कुल जो फैक्ट्स आपने बयान किए कि 65 की जंग में किस तरीके से और बिल्कुल ये जंप सेक्टर में जो ऑपरेशन आपने जितनी तफसीलात उसकी बताई हैं, बड़ी महारत के साथ यकीनन अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मात दी। सर, जो जज्बा उस वक्त जवानों में था आज उसी जज्बे की ज़रूरत भी है, तो हम चाहेंगे कि उस जज्बे के बारे में आप थोड़े अपने तासुरात बयान करें कि तब जवानों का क्या जज्बा था जब उन्हें पता चला कि 5 गुना बड़े एक दुश्मन ने हमला किया है। नहीं, मैंने आपको बताया था ना जी कि ये जो प्लान था डिफेंस का, ये तो जनरल याया ने अपना बनाया था जब वो 15 डिवीजन के कमांडर थे सियालकोट में। उस प्लान में एक ब्रिगेड था सियालकोट में, एक ब्रिगेड फिलौरा में था और एक ब्रिगेड जस्सर में था। जब मैंने आपको पहले बताया कि जब अटैक शुरू हुआ तो जो फिलौरा का ब्रिगेड था उसको जस्सर भेज दिया गया और फिलौरा का जो एरिया था ये बिल्कुल खाली था। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इंडियन फिलौरा तक पहुंच गए बग़ैर किसी मज़ाबत के। और उस वक्त जो पहला एक्शन जो मैंने देखा वो हमारी एयर फोर्स का था। हमारी एयर फोर्स ने जब वो इंडियन ट्रूप फिलौरा पहुंचे तो उनके ऊपर एक बड़ा भरपूर हमला किया और उस हमले की वजह से जो इंडियन अटैक था वो फिलौरा में 1 घंटा रुका रहा। 1 घंटे के बाद दोबारा उन्होंने अपने आप को रीग्रुप किया और अटैक जो था के जंग में हर महाज पर ही कमाल जो जज्बा है, कमाल महारत का मुजाहरा किया और जो दिफा है उसे मजीद मजबूत बनाया, नाकाबिल तस्खीर बनाया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने। और हिना उन्होंने भी अपनी यादें ताज़ा की कि किस तरह से उस वक्त क्या मंजरनामा था, वो सारा खींचा हमारे नाजरीन के लिए, कैसा माहौल था। और बिलखुसूस फिर एक ऐसा जवान के जो कमांडिंग पोजीशन में हो, जब उन तक इंस्ट्रक्शंस आती हैं और किस तरह से क्या जज्बात होते हैं, जवानों का क्या जज्बा होता है, किस तरह बहादुरी से उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया। तो भाई हम तो आज के दिन की मुनासबत से ये एक स्पेशल जो प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने जवानों को ट्रिब्यूट दें, उनको सलूट पेश करें, उनकी जो एफर्ट्स हैं उनको सराहते रहें। और अगर जज्बे की बात की जाए और जब हम हुब्बुल वतनी की बात करते हैं तो हमें भी आज नौजवानों में इस जज्बे की ज़रूरत है। बिल्कुल जज्बे की ज़रूरत है। और मैं इसको अगर थोड़ा सा फिलोसफिकल टच देना चाहूँ इस मामले में तो मैं ये कहूँगा कि जो हक और बातिल की जंग है वो तो हर महाज पर जारी है। हाँ जी, ठीक है, तो हम लोग इसको रिलेट थोड़ा इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमें अपने ज़मीर का भी दिफा करने की ज़रूरत है। हम अपने मुल्क की सरहदों का तो हमारे फौजी जवान जो हैं वो तो हम वक्त ये दिफा कर रहे हैं और वो तैयार हैं। और उन्होंने तो हर मौके पर जब जब दुश्मन ने मेली आंख से देखा है, ये साबित किया है कि उनका पाला किस कौम से पड़ा है। तो जो इनफरादी तौर पर जो सिविलियंस हैं या जो बाकी लोग हैं जो बस रहे हैं मुल्क के तूलो अर्ज़ में, तो मेरी तो उनसे गुजारिश है कि हम लोगों को भी आज के दिन की मुनासिबत से जो है थोड़ा रिकंसिडर करना चाहिए, अपनी ज़ातियात को बिल्कुल करना चाहिए। और सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, तो आप लोगों को अपना सेल्फ एनालिसिस भी करते रहना चाहिए। और आज एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी, आपको ये पता है कि आज के दिन मतलब यौम दिफा जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुश्मन जो है वो डिफरेंट मकामात पर अपने टैंक, तोपें और जंगी साजो सामान जो है वो छोड़कर भाग भी निकला था। हाँ जी मतलब What even? जी बिल्कुल। और हम इसी तरह से दिल्ली की भी बहुत एक बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की थी। और हम लोग जो जज्बा कुर्बानी से सरशार जो वाक़यात हैं वो आप तक इसी तरह पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, खुदा के नाम पर कटने की लज्जत क्या बताऊं मैं, खुदा के नाम पर कटने की लज्जत क्या बताऊं मैं, सभी जन्नत में देखेंगे जवानी खूबरू मेरी। अब हम बात करेंगे सितंबर 1965 के उस मार्के की जिसमें दूसरी जंग अजीम के बाद
टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई और ये मार्का कंट्रोल लाइन से 30 किलोमीटर के फासले पर सियालकोट के कस्बा चविंडा में पेश आया। और दुश्मन के अगर टैंकों की बात की जाए तो दुश्मन के टैंकों के मुकाबले में पाकिस्तान के पास बहुत कम तादाद में टैंक थे और इस सूरत हाल को देखते हुए ऐसी जारहाना जंगी चाल चली गई कि दुश्मन भी हैरान रह गए। और फिर पाक फौज के अगर हम जांबाजों की बात करें तो उन्होंने बहुत ही बहादुरी का सबूत दिया। जी बिल्कुल, और फनाफी अल्लाह एक दस्ता तैयार हुआ जो अपने सीनों के साथ बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के नीचे जाकर लेट गया और दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए। इस नाकाबिल यकीन मंजर ने दुश्मन को बौखला कर रख दिया और वो वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। तो यूं उन सरफरोश जवानों ने अपनी जानें निछावर करके वतन अजीज़ का दिफा किया और दुश्मन को अपनी तमाम तर कोशिशों और भरपूर तैयारियों के बावजूद चविंडा के महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो आज उसी मार्के की याद ताज़ा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब और इनका ताल्लुक उस मायनाज यूनिट से है जिसने चविंडा का मार्का अंजाम दिया। इस हवाले से उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है और उनसे इस ऑपरेशन के बारे में तफसीलात जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर साहब, अगर चविंडा की जंग और 1965 की जंग की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान आर्मर्ड कोर का क्या किरदार रहा है, इस हवाले से हमारे देखने वालों को बताइएगा। जी, आर्मर्ड कोर मेनली तो जो टैंक्स पे लेट्स से वेपन सिस्टम पे मुश्तमिल होती हैं फोर्सेस उनको कहा जाता है जी। इसके अंदर बख्तरबंद दस्ते भी हैं और टैंक भी हैं। अगर 65 में आप मुवाजना करें भारत के साथ तो भारत की आर्मर्ड कोर का साइज़ जो है बहुत बड़ा था और स्पेशली जिस सेक्टर पे आज हमने बात करनी है चविंडा की उसमें ऑलमोस्ट इट वाज 6:1 रेशियो इज दी टैंक्स वर्सेस मतलब इंडिया के टैंक्स वर्सेस पाकिस्तानी टैंक। सो ओवरऑल आप इस सेक्टर को देख लें। उसके बाद राजस्थान में इंडिया का या हमारा जो रहीमिया खान सेक्टर था, इसी तरह लाहौर का है, बरकी का मुहाज, उस पर आई थिंक पाकिस्तान आर्मर्ड कोर ने बड़ा डिलीवर किया और ये रीज़न है बिकॉज मौसम ऐसा था कि वहाँ पे टैंक सप्लाई हो सकते थे कि इनकी फिर आई थिंक एक्नॉलेजमेंट की है लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह है जो उस वक्त GOC था इंडिया का वेस्टर्न कमांड का, एंड ही सेड इट कि जी थ्रू आउट द वॉर लाइक एयरफोर्स पाकिस्तान आर्मर्ड कोर ने इनिशिएटिव अपने हाथ में रखा और हमें हिलने नहीं दिया। तो आई वुड से कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो थी पाकिस्तान आर्मर्ड कोर की और इवन 71 वॉर में इस सेक्टर में बहुत अच्छी रही। ब्रिगेडियर साहब, आपने हमारे साथ ही मौजूद रहना है। सर, ये चविंडा जंग के जो और भी कुछ दिलचस्प फैक्ट्स हैं वो हम चाहेंगे कि वो अपने नाजरीन तक पहुंचाएं, लेकिन साथ ही साथ हम प्रोग्राम में ब्रिगेडियर साहब ये भी जिक्र कर रहे थे कि जज्बा तो था, मिली नगमों ने जो है वो बड़ा एक अहम किरदार अदा किया जंग सितंबर में और मैडम नूरजहां के जो नगमे थे वो बड़े मशहूर हुए। तो आज इसी मुनासिबत से, जंग सितंबर की मुनासिबत से, फोर्सेस स्कूल की बड़ी होनहार तालिबा ज़ैनब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो उनसे भी हम नगमा सुनेंगे। ज़ैनब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ैनब के बारे में हम देखने वालों को ये भी बताएंगे कि मिली नगमों का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया फोर्सेस स्कूल की जानिब से और उसमें भी इनकी फर्स्ट पोजीशन आई। कैसी हैं आप, कैसा महसूस कर रही हैं? अभी तो एक्साइटेड हूँ जी, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऑन एयर, तो बाकी अब अल्लाह बेहतर जानता तो है। ज़ैनब आज हमें क्या सुना रही हैं, कौन सा मिली नगमा? नूरजहां का मिली नगमा ए वतन के सजीले जवान। ज़रूर, तो आप सुना दें हमें। जी। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज़ मेरी, उड़ के पहुँचोगे तुम जे सुफ़क़ पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी, चाँद तारों के राज़दानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे
वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा आपने गाया। और अगर मिली नगमों की बात करें तो उन्होंने 65 की जंग में बहुत अहम किरदार अदा किया। सही पुरजोश जो शायरी है और जो अल्फाज हैं इसके। तो ब्रिगेडियर वकार साहब, ये ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये मिली नगमा पढ़ा है। सर, चविंडा के बारे में हम बात कर रहे थे तो ये जानना चाहते हैं कि जो एक दस्ता तैयार हुआ पनाह फी अल्लाह के नाम से, उस बारे में कुछ मालूमात अगर आप शेयर करना चाहें, क्योंकि मेरे लिए भी वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि किस कदर जो जज्बा था वो लोगों में पाया गया उस वक्त। इसमें एक्चुअली इन्फेंट्री और जो आर्मर के ऑपरेशंस थे जो मैंने जिक्र किया, इसमें भारत की जो फोर्स थी उसकी तादाद डेफिनेटली ज़्यादा थी। और ये जो रावी और चनाब के दरमियान, इसको बेसिकली रचना दोआब कहते हैं, इसके दरमियान काफ़ी सारी स्पेस है, तकरीबन 150 किलोमीटर फ्रंट है जिस पे लड़ाई की जा सकती है इस सीज़न में। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई थिंक ये जो लेजेंड है इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो इन्फेंट्री के हमारे ट्रुप्स थे जिन्होंने आई वुड से कि जो लेजेंड है बेसिकली कि अल्लाह की राह में दुश्मन के टैंकों का उस तरीके से मुकाबला किया विद शॉर्ट रेंज वेपन सिस्टम्स, और बाद में उसका लेजेंड ही बना कि जैसे बम बांध के नीचे लेट जाते हैं। और दूसरा जो आई थिंक था रोल था वाज ऑफ 25th कैवलरी मैन ऑफ स्टील, जो मेरी अपनी रेजिमेंट भी है, और उसका भी अगर आप बैटल अकाउंट देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर कि इस लेट्स से अगर आपके सामने एक टैंक के सामने 10 टैंक हैं तो ये ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि आप अल्लाह की राह में बस चल पड़े और आपने इसको फाइट करना है डिस्पाइट हैवी ऑड्स। तो आई थिंक इन दोनों लेजेंड्स का अगर मुआवजा किया जाए तो बड़ी सिमिलरिटी है, चाहे वो इन्फेंट्री थी या हमारी आर्मर्ड कोर थी। और आई थिंक जो 25 कैवलरी का एक्शन है, इस पर मुझे टाइम दें, उस पर ज़रा डिटेल में हम बात करें। जी ब्रिगेडियर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि 25 कैवलरी को मैन ऑफ स्टील क्यों कहा जाता है? जी एग्जैक्टली। अभी इसमें जो चविंडा का महाज है वहाँ पे जो भारत की फोर्सेस आई थी पूरी एक कोर थी, और अगर उसका देखा है जो सबसे लीडिंग हरावल दस्ता था उसका फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन था, और डिवीजन में, और उसको फ़ख्र हिंद कहते हैं, इसका टाइटल है, भारत ने उसको फ़ख्र हिंद का टाइटल दिया हुआ है। तो और जो आर्मी चीफ था जनरल चौधरी की अपनी यूनिट उसमें डाली गई 16th कैवलरी, इसी तरीके से एक 17th गुना हॉर्स थी, बड़ी फेमस यूनिट। तो भारत बड़े ज़ौक़ से आया था कि जी हमने जाके गुजरांवाला तक GT रोड को काटना है। और उस वक्त साफ ज़ाहिर है क्योंकि तादाद कम, सबसे पहले 25 कैवलरी मैन ऑफ स्टील को रश किया गया, और इन्होंने ना सिर्फ उसको रोका बल्कि इसके अंदर बड़े बड़े लेजेंड हैं। और एक स्टेज पे एक्चुअली अगर आप मैप्स में देखें तो 8 से लेके कोई 14 सितंबर तक ये लड़ाई रही कि इसने चेज़ भी किया, और सारी दुनिया हैरान थी कि एक रेजिमेंट जो है आगे ऑलमोस्ट 200-250 टैंकों का कैसे मुकाबला कर रही है। और मैन ऑफ स्टील का टाइटल इस तरीके से मिला कि जब वॉर ख़त्म हुई तो जनरल मूसा जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने विज़िट किया था इस महाज का, और क्योंकि ये लेजेंड बन चुका था, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स ने इस पे, वेस्ट में BBC ने बड़ी रिपोर्टिंग की कि ये किस तरीके से, और इसको कहा जाता है कि टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो जनरल मूसा ने फिर जब अवार्ड्स दिए, और सबसे डेकोरेटेड यूनिट है, इसमें 5 सितारा जुरत हैं ये एक लड़ाई में, 10 तमगा जुरत हैं और बेशुमार इम्तियाजी सनद है। और इस वहाँ पे फिर जनरल मूसा ने इसको मैन ऑफ स्टील का टाइटल दिया, जो बाद में हमारे आर्मर्ड डिवीजन का भी टाइटल रहा, लेकिन एक्सक्लूसिवली 25 कैवलरी को इस वजह से मैन ऑफ स्टील का एजाज़ दिया गया। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल निसार काका और नायब रिसालदार खालिक का क्या किरदार था? जी ये आई थिंक दोनों, अगर आप लीडरशिप देखें एक यूनिट में जो बटालियन लेवल की होती है तो दो तरह की लीडरशिप होती है। ऑफिसर लेवल पे कमांडिंग ऑफिसर होता है, और जवानों को जो लीड करते हैं या तो यंग ऑफिसर्स होते हैं और या फिर हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, जिसमें नायब सरदार खालिक सत्तियाँ जो बेसिकली कोटली सत्तियाँ से ताल्लुक़ था, और बाद में बल्कि रियलाइज़ किया गया कि शायद इनको निशान हैदर रिकमेंड किया जाता तो वो भी मिल जाता जिस तरीके से ये लड़े। तो निसार काका जो थे बाद में एज अ ब्रिगेडियर वो रिटायर हुए, लेकिन 65 में उन्होंने कमांड की। बड़े डाउन टू अर्थ, सादा, और दैट्स वाई इनका नाम निसार अहमद खान था, लेकिन उनको निसार काका इसलिए कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा गरीब परवर और ट्रुप्स के साथ बड़ा घुल मिल के रहते थे। तो 65 की वॉर में जितना भी कंडक्ट है और जो उनकी प्लानिंग थी और स्ट्रैटेजी थी उसमें आई थिंक उनका बड़ा लीडिंग रोल रहा। और जिस तरीके से उन्होंने डिप्लॉयमेंट्स की, साफ ज़ाहिर है अगर इतनी बड़ी फोर्स आ रही है और एक कमांडिंग ऑफिसर, एक तरफ आप कह लें कि पूरे डिवीजन, इंडिया के 3 डिवीजन आ रहे थे और 25 कैवलरी के साथ कुछ इन्फेंट्री की यूनिट्स थी, तो आई थिंक द वे ही फॉट इट आउट, ना सिर्फ कि 1 इंच ज़मीन नहीं लेने दी बल्कि इसको पुश बैक किया गया। और भारत को इतने ज़्यादा लॉसेज, आई थिंक जो फर्स्ट डे था 8 सितंबर को, इंडियन लॉसेज वर लाइक
46 टैंक्स एक दिन में तबाह किए, जो आई थिंक उस 65 वॉर के हिसाब से बहुत बड़ा लॉस था। और फिर ये कंसिस्टेंटली इसी तरीके से लड़ाई करते रहे। इसमें कुछ और नाम है जो आई थिंक काबिल ज़िक्र है। मेजर रज़ा सितारा जुर्रत, मेजर अहमद थे, बाद में ब्रिगेडियर बने सितारा जुर्रत, सालदार रियाजुल हसन सितारा जुर्रत, और कर्नल निसार अहमद खान सितारा जुर्रत, और नायब सालदार खालिक। और इसी तरीके से इसमें आई थिंक जनरल फ़ारूक हैं, उस वक्त कप्तान थे, महमूद अली दुरानी थे उस वक्त कैप्टन थे, और कैप्टन शमशाह। ये बड़े बड़े नाम हैं जो आई थिंक, एंड दिस इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड यूनिट। सो इस लिहाज से जो सीनियर लीडरशिप थी विद इन रेजिमेंट जो है, उसमें कर्नल निसार का किरदार है। नायब सालदार खालिक का जो है आई थिंक अगेन इट्स अ लेजेंड। और बाद में एक्चुअली यूनिट में बड़ी डिस्कशन होती रही कि अगर हम निशान हैदर का रिकमेंड करते, बिकॉज इनिशियल रिकमेंडेशन पे ही सारा होता है, GHQ ने तो ऑन ग्राउंड जाके नहीं देखना होता कि उनको शायद निशान हैदर मिल जाता। तो उनका भी जो लेजेंड है, द वे ही फॉट, और उन्होंने चेज किया, और भारत के जो कमांडिंग ऑफिसर का टैंक था कर्नल तारापुर का, वो भी उसके कैप्चर करने में इनका किरदार है। वो टैंक अभी भी अगर आप लाहौर जाएँ आर्मी म्यूजियम में खड़ा हुआ है। तो उनके भारत के एक कर्नल का टैंक जो है वो कैप्चर किया। तो आई वुड से कि ये दोनों लेजेंडरी चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी होनी चाहिए, और इसके ऊपर मूवीज़ बननी चाहिए, ताकि हम रिमाइंड कराएं अपने यूथ को कि किस तरीके से सरजमीन का दिफा किया जाता है। वैसे ब्रिगेडियर साहब, देयर इज नो डाउट सर दैट सोल्जर्स हैव बीन ट्रेन्ड फॉर वॉर, लेकिन जब ये खबर आप तक पहुंची, इतलात आप तक पहुंची कि एक 5 गुना बड़ा दुश्मन है और उसने इस तरह से जो है वो हमला कर दिया है, तो सर पहला रिस्पांस क्या होता है? मतलब आसाब को किस तरह से काबू किया जाता है, और फिर किस तरह से ये सारी प्लानिंग की जाती है? उस जज्बे को जानना चाहते हैं। ये एग्जैक्टली इसमें 3 चीज़ें आई थिंक काम आती हैं इसमें। एक हम एप्रिसिएशन बोलते हैं, मैट, जो क्विक प्लानिंग होती है, मतलब मिशन आपका क्या है, एनिमी सामने क्या है जो नज़र आ रहा है या रिपोर्ट किया गया है, ग्राउंड कैसे है, टेरेन और ट्रुप्स कितने हैं। तो ये आई थिंक सब स्पेशली आर्मर्ड कोर में इट्स नोन एज मैट एप्रिसिएशन। तो ये मशहूर है कि आई थिंक 7-8 सितंबर की रात को यूनिट नारोवाल से आई थी, और टैंक जो है रिफ्यूलिंग कर रहे थे, और गांव के लोगों ने बताया जी कि बहुत ज़्यादा टैंकों की आवाज़ें हैं। तो उसमें फिर आई थिंक दिस वाज अ वेरी क्विक डिप्लॉयमेंट, और बड़ी बोल्ड डिप्लॉयमेंट थी। अगर आप आर्मर टर्मिनोलॉजीज में देखें, इतने बड़े फ्रंट को जो है 30 से 40 किलोमीटर पे एक यूनिट को डाल देना, और साथ फिर ऑफेंसिव रहना। तो आई थिंक एक तो ये था कि इन टर्म्स ऑफ विल और जो अपने नर्व्स को कूल रखना, ये आई थिंक कर्नल निसार का बहुत बड़ा आई वुड से तुरा इम्तियाज़ था। फिर आ जाती है आपकी स्पिरिट है कि ईमान का जज्बा कितना है। हमारे काफ़ी JCO साहिबान, हमारे सरदार साहिबान, और जो मेरे भी इंस्ट्रक्टर है बाद में, और हम सुनते थे उनसे स्टोरीज, तो वो बताते हैं जी कितना जज्बा था कि हम समझते थे कि शायद फ्रंट से टैंक जो है हमारा तबाह ही नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट डे इतना अल्लाह ताला ने कामयाबी दी कि बिल्कुल जान की परवाह नहीं की गई। और देन ऑफ कोर्स इज ट्रेनिंग, और ऑपरेशनली आप कितना ओरिएंटेड हैं उस इलाके से। तो आई थिंक तीनों डोमेन में भारत पे एसेंडेंसी रही, और बड़ा रिग्रेट करते हैं एक्चुअली। जनरल हरबख्श सिंह ने लिखा कि जी अगर GOC में हिम्मत होती तो पुश करता है। आफ्टर ऑल एक ही यूनिट थी सामने, लेकिन भारत को लगा कि शायद कोई आर्मर ब्रिगेड है सामने जिस तरीके से लड़ रहा है। सो ऑल टोल्ड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ आर्मर्ड कोर एंड स्पेशली पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेक्स्ट। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपने सुनो पाकिस्तान को अपना वक्त दिया, और आपने सारी जो भी हमें ये सुनाई, और बिल्कुल, और बड़े लेजेंड हैं चिवेंडा के महाज पर, और उनका जिक्र भी किया उन्होंने, इन डिटेल जिक्र किया। तो हिना ज़ैनब तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी, तो ज़ैनब से मज़ीद सुनना, मिली नगमा सुन लेते हैं। बिल्कुल। ए राहे हक के शहीदों, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे,
सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। थैंक यू। क्या बात है जी ज़ैनब। आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है और इतने मैं कहूँगी कि मुश्किल मिली नगमे हैं ये, क्योंकि मलका तरन्नुम नूरजहां ने ये गाए हुए हैं और इनको मैं कहती हूँ हाथ डालना बहुत बड़ी बात है और हिम्मत की बात है। तो क्या आप प्रैक्टिस करती रहती हैं? जी प्रैक्टिस करती हूँ। मम्मा जो है वो बहुत सुनती रहती हैं मुझे, मतलब रोज़ाना ही 2 से 3 दफ़ा कहती हैं कि मुझे सुनाओ तुम। तो ज़ैनब जब स्कूल में इस तरह के इवेंट्स होते हैं, 14 अगस्त हो गया, 6 सितंबर की जब हम बात करते हैं, तो क्या आप स्कूल में भी पार्टिसिपेट करते हो इवेंट्स वगैरह में? जी मैं करती हूँ पार्टिसिपेट। जब भी कोई स्कूल में इस तरह का फंक्शन होता है या कंपटीशन स्पेशली होता है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। अरे वाह ज़बरदस्त। तो ज़ैनब आपको कब, किस उम्र में, वैसे तो अभी भी आप माशाल्लाह यू आर वेरी यंग, तो आपको कब शौक ये पैदा हुआ कि मुझे मिली नगमे गाने? जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तो तब मैंने फर्स्ट टाइम रिजल्ट था, एनुअल रिजल्ट, तो तब मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो नात पढ़ी थी, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था। उसके बाद फिर मैंने 8th स्टैंडर्ड में कंपटीशन हुआ था फैसलाबाद में, 14 to 13 स्कूल्स उसमें इंक्लूडेड थे, तो उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी। तो उसके बाद फिर देन स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे तो वो विन कर लिए, और उसके बाद अब फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और इधर मैंने विन किया। अच्छा ज़बरदस्त। ज़ैनब जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ाई में कहीं ना कहीं वो इतने अच्छे नहीं होते, तो आप पढ़ाई में कैसी हैं? नहीं मैं तो पढ़ाई में अच्छी हूँ। अच्छा ग्रेड्स अच्छे आते हैं? जी पढ़ती कितना टाइम पढ़ाई को देती हो? दिन में तो पहले तो स्कूल के बाद एकेडमी और उसके बाद फिर रात में 10 to 11 o'clock। और स्कूल में फोर्सेस स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहोगी? अपने दोस्त जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहोगी? एनीथिंग यू वांट टू से? जो मेरे दोस्त है सब, मेरी क्लास बहुत सपोर्टिव है, मेरी टीचर्स जो हैं वो भी सब बहुत सपोर्टिव हैं, और मुझे जो फोर्सेस एंड स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम है उसकी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली जिन बच्चों में टैलेंट है ये उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और हमारे प्रिंसिपल सर शाहिद बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव कोऑपरेटिव हैं, और मुझे तो बहुत। अरे वाह ज़बरदस्त। और ज़ैनब आपने आज आपको पता है यौम दिफाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है, तो यू नो द स्टोरी बिहाइंड 6 सितंबर 1965। यस, वॉर हुई थी, काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी जो हमारे बहादुर फौजियों ने, और हमारे लिए सब किया। और मैं उनके लिए शेर भी कहना चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर। कि उकाबों के तसल्लुत पर फ़िज़ाएं फ़ख्र करती हैं। वाह। उकाबों के तसल्लुत पर फ़िज़ाएं फ़ख्र करती हैं, खुदी के राजदानों पर दुआएं फ़ख्र करती हैं। वाह। वतन से जिनके बेटे पैदा हों महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फ़ख्र करती हैं। वाह 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 ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर बीइंग पार्ट ऑफ सुनो पाकिस्तान। बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, आपकी आवाज़ सुन के, एंड यू आर वेरी टैलेंटेड। बड़ा ज़बरदस्त आपने हमें शेर भी सुनाया, और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का भी वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, और हमारी एक छोटी सी काविश थी जिसमें हमने ट्रिब्यूट देने की कोशिश की अपने शोहदा को, अपने गाजियों को और अपने जवानों को। बिल्कुल, और कल मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अजीम राना को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।